ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद जो कबूलनामा दिया है उसने सबको चौंका दिया है। भारत ने जितने ठिकानों पर हमले की बात कही थी, पाकिस्तान ने उससे कहीं ज्यादा जगहों पर तबाही की बात मानी है। पाकिस्तान के डोजियर में 8 ऐसे नए ठिकानों का जिक्र किया गया है जिनका जिक्र भारत ने आधिकारिक तौर पर नहीं किया था। इनमें पेशावर, झंग, हैदराबाद सिंध, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलनगर और अटॉक के साथ छोट जैसे शहर शामिल है। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान पर स्ट्राइक सिर्फ कुछ हमले नहीं थे, ये था एक हिसाब, एक करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल और ड्रोन बरसे और पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की चूलें हिल गईं। भारत ने चुपचाप होकर दिखाया जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था। ये वो शहर थे जिनको उस रात निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के वो शहर जो कभी खुद को डिफेंस हब समझते थे, एक एक कर ढह गए। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, झंग, शोरकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, कराची, हैदराबाद, सुक्कर, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के निशाने पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद जो कबूलनामा दिया है उसने सबको चौंका दिया है। भारत ने जितने ठिकानों पर हमले की बात कही थी, पाकिस्तान ने उससे कहीं ज्यादा जगहों पर तबाही की बात मानी है। पाकिस्तान के डोजिए में 8 ऐसे नए ठिकानों का जिक्र किया गया है जिनका जिक्र भारत ने आधिकारिक तौर पर नहीं किया था। इनमें पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलनगर, अटॉक और छोर जैसे शहर शामिल हैं। पाकिस्तान के ही दस्तावेज और नक्शे बताते हैं कि भारत ने जितना बताया असल में उससे कहीं ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, भारत के आदमपुर में S-400 को टारगेट करने के अपने दावे को पाकिस्तान एक बार फिर उन्हीं झूठे सबूतों के आधार पर फिर जाहिर करने की कोशिश की। ठीक उसी तरह के फर्जी सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया गया है जो ब्लर है, जो साफ नहीं दिख रहा और जिसमें कहीं से भी S-400 के तबाह होने के स्पष्ट सबूत नहीं है। एक तस्वीर पाकिस्तान ने जारी की थी और दूसरी तस्वीर चीन ने जारी की थी और इन दोनों तस्वीरों को सैटेलाइट तस्वीरों की स्टडी करने वाली विदेशी विशेषज्ञों ने पहले ही खारिज कर दिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटेल रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 15 से ज्यादा एयरबेस टारगेट किए गए और इन ठिकानों पर हुए हमले सिर्फ शोर नहीं थे, ये रणनीति से भरे धमाके थे और सटीक हमलों में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए, इतने ज्यादा कि कुछ समय के लिए एक्टिव नहीं रहे। बहावलपुर, मुरीद के, मलिर, सरगोदा, जेकबाबाद, मियांवाली, भुल्यारी, पाकिस्तान के एयरबेस अब मरम्मत मांग रहे हैं। रनवे टूटे, रडार सिस्टम उड़ गए, यूसीवी हैंगर खाक में मिल गए और एयरक्राफ्ट कबाड़ में बदल गए और अब पाकिस्तान ने इनको ठीक करने के लिए टेंडर निकाला है। जाहिर है भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में भयानक तबाही हुई है और जिसे पहले पाकिस्तान छिपाता रहा, लेकिन भारतीय एजेंसियों की इंटेल रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद ने इन एयरबेसों की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हर बेस से टेंडर निकले हैं। कोई एयरक्राफ्ट के पार्ट मांग रहा है तो कोई बिल्डिंग रिपेयर, कहीं रेडियो और साइबर टेस्टिंग तो कहीं गार्ड रूम और फायरिंग रेंज के लिए। रावलपिंडी में JF-17 और C-130 की मरम्मत का टेंडर निकला है। मियांवाली में इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का टेंडर निकला है। इस्लामाबाद में मेडिकल इक्विपमेंट के लिए टेंडर दिया गया है तो सक्कर, मसूर, शोरकोट तक टूटे पड़े हैं और उनके लिए टेंडर निकला है। पाकिस्तान का नक्शा और उसके टेंडर आज बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक कैसा दिखता है। ये पाकिस्तान के लिए साफ पैगाम है कि जब बात भारत और भारत के लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो जवाब सीधे दुश्मन की छाती पर मिलेगा। ये स्ट्राइक पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म को ध्वस्त करने के लिए थी और मिशन 100% सफल रहा। अब सवाल ये नहीं कि हमला कितना बड़ा था, सवाल ये है कि पाकिस्तान किस तरह से रणनीतिक तौर पर पंगु हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अलग अलग देशों में गए भारत की अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब वापस लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं।
ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ास पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। भारत से निकली स्पेशल साठ टीम ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, दुनिया के सामने हर एक सच को दिखाया और सबूतों के साथ साबित किया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। वहां की सरकार का आतंकियों पर हाथ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालती है, उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें सुरक्षा भी देती है। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology. Given a photograph of a 2019 Chinese army drill claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में कंबोडिया पहुंचे डेलीगेशन ने सबूतों के साथ सच से सामना कराया और शशि थरूर ने तो कंबोडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned. जाहिर है पाकिस्तान को इससे बड़ी हार वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तौर पर नहीं मिली थी। भारत से गई सांसदों की 60 टीमों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की कली खोली। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले सांसदों ने एक साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की और पुरजोर तरीके से की। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. वैसे पाकिस्तान भी अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। पहले आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर लश्कर के एक आतंकी के साथ मातम मनाते दिखाई दिए, तो अब पाकिस्तान के बड़े लीडर और शहबाज शरीफ के करीबी नेता आतंकियों को खुला समर्थन देते दिखे। उनके साथ मंच साझा किया और उनकी हिफाजत की कसम भी खाई। जाहिर है अब आतंकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और अब बात चिराग पासवान की चाहत की। उनकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि चिराग पासवान बिहार के नेता हैं, चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना है। लेकिन जब चिराग से सवाल होता है कि क्या वो सीएम बनना चाहते हैं, तो जवाब होता है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो फिर सवाल है कि नेतृत्व से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का मतलब क्या है। जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं, यहां से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है। नीतीश कुमार अपने सुशासन से जहां बिहार को लेकर आए हैं,
वहां से आगे जाने के लिए बिहार को अब एक बड़े और युवा नेता की जरूरत है, जैसे कि चिराग पासवान। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान दिया है एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने। अलग अलग लोगों को यहाँ पर व्यवसाय, काम, हर चीजों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं। यहाँ से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है, जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। सीएम पद की दावेदारी को लेकर चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पार्टी उनकी भूमिका पर जो फैसला लेगी उसे वो स्वीकार करेंगे। पर उनकी पार्टी के लोगों के बयान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कभी पोस्टर के जरिए उनके लिए सीएम पद की दावेदारी की जाती है, तो कभी बयानों से इशारा होता है। एलजेपी रामविलास की इस लालसा पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। देखिए, एनडीए में अभी से ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। 2025 के चुनाव में क्या होगा, यह जनता ने मन बना लिया है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं जेडीयू और बीजेपी नीतीश के नाम का निश्चय किए हुए हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से किसी को ऐतराज नहीं है, पर नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिहार को चिराग पासवान जी से काफी उम्मीदें हैं। चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि अरुण भारती जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी बातों को सीएम पद की दावेदारी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और एनडीए में जो सीट अलॉट होगा उसी सीट के अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीटों में से कहीं एक सीट पर लड़ेंगे, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। और हम लोगों का तो नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चिराग पासवान बिहार लौटने से पहले अपनी चाहत को लेकर चर्चा में है। सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या बिन बोले सीएम पद की दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी